Good afternoon. My takeaway from Jayesh Bhai's lecture. He is Guru Dron in GST, we know it very well. But he is such a good speaker in Hindi, I got to know today only. Otherwise, we communicate with him in Gujarati. But he is so fluent in Hindi. यानी मुझे जीएसटी भी नहीं आता, मुझे हिंदी भी नहीं आता. और जिस दिन मैं जीएसटी पूरा सीख जाऊंगा, जयेश भाई, आई एम श्योर मैं हिंदी सीखना चालू करूंगा. बट देयर इज अ केविएट, जिस दिन मुझे पूरा जीएसटी आ जाएगा उसी दिन हिंदी चालू करूंगा. अब वो कभी होगा, गॉड नोस. दिस बीइंग अ पब्लिक मीटिंग, आई हैव बीन टोल्ड टू स्पीक इन हिंदी, सो मैं हिंदी मिक्स करूंगा, बट पूरा हिंदी नहीं बोल पाऊंगा. ऑन फर्स्ट, जब बजट चल रहा था, वी वर फाइटिंग अनदर बैटल, बैटल ऑफ ई-वे बिल. क्लाइंट्स वर कॉलिंग अस, ई-वे बिल जनरेट नहीं हो रहे थे, एंड वी हैड नो सॉल्यूशन. रिस्पेक्टिव स्टेट्स ने अपनी साइट बंद करके बैठे थे, ये आइकन हटा दिया था. कर्नाटका पे वी वर ट्राइंग till 31st they were having icon of e-way bill generation. On 1st they have removed. UP state, same situation. Now how to advise client? But anyway, that is a part of our profession. There are 7 notifications so far. जो important है वो ये जो आपका इस notification में 4 नंबर जो notification number 74 by 2017. ये notification important इसके लिए है, इस notification ने बोला था for interstate you are required to generate e-way bill mandatorily from 1st February. ये डेट 74 नोटिफिकेशन ने दिया था. और उसके बाद 15 स्टेट्स ने भी ऐसा बोला कि यहां हम इवन फॉर इंट्रा स्टेट e-way bill एप्लीकेबल कर देंगे. फिर एक नोटिफिकेशन आया महाराष्ट्र गवर्नमेंट का 22 जनवरी को. महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला ई-वे बिल एप्लीकेबल होगा इंट्रा स्टेट के लिए, बट फ्रॉम 1st में. थोड़ा प्रेशर कम हुआ. वी हैव गॉट 3 more months फॉर इंट्रा स्टेट. जयेश भाई ने बोला ऐसा, 1 तारीख को अराउंड 6 बजे ट्वीट आना चालू हो गया कि ई-वे बिल इज पोस्टपोन. बट वी नो फॉर श्योर कि ई-वे बिल का तो पोस्टपोनमेंट हो गया, लेकिन ट्वीट है, ट्वीट का कोई वैल्यू नहीं है. 2 तारीख को शाम को 6 साढ़े 6 बजे नोटिफिकेशन आया 11 by 2018 which says they have postponed for the time being. They have rescinded notification. They have not even postponed. Notification नंबर जो 74 था उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया. अब इसको कैसे समझेंगे, विल सी. अब पोजीशन क्या है आज के दिन में, वो नोटिफिकेशन 74 नंबर है नहीं. तो आज जो आपका चल रहा है वो मैंडेटरी फेस नहीं है, ट्रायल फेस है. अगर आपको आर&डी करनी है आप कर सकते हो, इसका जीएसटीआर 1 से कोई लिंकेज नहीं होगा. फ्रेश डेट सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस करेगी इन फ्यूचर, लेकिन सब स्टेट ने अपने हिसाब से डेट अनाउंस करना चालू कर दिया. गुजरात स्टेट ने बोल दिया ये विल बी एप्लीकेबल नाउ फ्रॉम 20th February. उत्तराखंड इज सेइंग 10th February. तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दे आर सेइंग as and when central government will notify, we will also notify. Assam government went ahead on 2nd February and said, okay, if there is no e-way bill on national level, आप हमारी साइट पे आके as per Assam rule e-way bill जनरेट कीजिए. अब कंफ्यूजन आज ये है कि जिस रिस्पेक्टिव साइट पे, जैसे कर्नाटका में पहले से e-way bill था, तो आज e-way bill जनरेट करने का कि नहीं करने का नो वन नोस. देयर इज नो कम्युनिकेशन फ्रॉम कर्नाटका गवर्नमेंट टिल नाउ. उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज गिवन रिलैक्सेशन, सो राइट नाउ देयर इज नो e-way bill इवन फॉर इंट्रा स्टेट इन उत्तर प्रदेश. तो जब मैं स्लाइड देख रहा हूं मुझे याद आ रहा है मूवी कॉल पद्मावत. सिचुएशन सेम है, रिलीज कब होगी मालूम नहीं है, कौन से स्टेट में होगी मालूम नहीं है. सो e-way bill और पद्मावत दोनों उसी टाइम पे आए थे और दोनों की हालत ऑलमोस्ट सेम है. अब बहुत सारे स्टेट की जब हम साइट चेक कर रहे हैं कल रात को, तो उन्होंने आइकन वापस लेके आ गए, उनका जुना आइकन. डज दिस मीन कि मुझे वहां उनकी साइट पे जाके ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा? क्लैरिफिकेशन कहीं है नहीं. जनरली वी गेट लॉट ऑफ क्वेरीज इन व्हाट्सएप ग्रुप
बहुत सारे क्वेरी आती है ऑन ईवे बिल, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिप्लाई ऑल द क्वेरीज बिकॉज वी हैव अवर लिमिटेशन ऑफ टाइम. हमारे भी क्लाइंट्स है, हमारे भी स्टाफ है, एंड वी हैव गॉट टीचिंग ऑब्लिगेशन ऑल्सो. सो वी थॉट मोस्ट ऑफ द क्वेरीज आर रिपीटेटिव इन नेचर. बहुत सारी क्वेरी है जो सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है. और एक क्वेरी जनरेट क्यों हो रही है? बिकॉज देर आर सर्टन common issues which we need to address. If we address those queries or those issues, then there will not be query on that front. So let's understand basic fundamentals of e-way bill. हमको सप्लाई क्या है मालूम है, हम लास्ट 7-8 महीने से सप्लाई सीख रहे हैं. सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट, वी आर अवेयर व्हाट इज सप्लाई. बट व्हेन यू कम टू e-way bill, आपको सप्लाई से कोई मतलब नहीं है. यू आर कंसर्न विथ मूवमेंट. फंडामेंटल डिफरेंस. लाइक आप जब टीडीएस करते हो तो टीडीएस का जो आपका इनकम टैक्स में टीडीएस का जो आपका चैप्टर है, इट इज इंडिपेंडेंट कोड. आपको मेन एक्ट से कोई ज्यादा लेना देना होता नहीं है. वैसे ही व्हेन यू आर एन ई-वे बिल, दिस इज एन इंडिपेंडेंट कोड इन इटसेल्फ. ई-वे बिल इज मस्ट फॉर एवरी मूवमेंट. जब भी मूवमेंट हुआ ई-वे बिल चाहिए. मूवमेंट शुड बी ऑफ गुड्स एंड मूवमेंट शुड हैपन विद इन इंडिया. सप्लाई हो रही है नहीं हो रही है हमें कोई मतलब नहीं है. अगर आपका गुड्स एग्जेम्प्टेड नहीं है, अगर आपका गुड्स एक्सक्लूडेड नहीं है, अगर आपका गुड्स की वैल्यू थ्रेशोल्ड से कम है तो बच गए. अदरवाइज आपको ई-वे बिल बनाना ही बनाना है. मैं आपको थोड़े इंस्टेंस बताऊंगा, उदाहरण दूंगा, वेर सप्लाई कैन हैपन विदाउट मूवमेंट ऑफ गुड्स. अज्यूमिंग आई एम बाइंग दिस हॉल, ये हॉल आज ही मैं खरीद लेता हूं ऑन एज इज वेरिज बेसिस. तो यहां जो भी है वो मेरा हो गया. देयर इज सप्लाई ऑफ दिस फर्नीचर टू मी, बट देयर इज नॉट अ सिंगल ईच मूवमेंट ऑफ दिस फर्नीचर. In this case, though there is a supply, there will not be any movement, no e-way bill is required. There can be movement of goods without supply also. Intra-state branch transfer. मेरी भाईंदर ब्रांच से मैंने बोरीवली ब्रांच में गुड्स मूवमेंट किया. This is not supply. But still there is a movement and I am required to generate e-way bill. I'm just trying to throw all paradox to you so that आपको समझ में आएगा मूवमेंट और सप्लाई में फर्क क्या है. कई बार ऐसा होगा आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ गुड्स चेंज हो जाएगा. जैसे मैं जॉब वर्कर हूं, मैंने आपका प्रोसेस, आपका इनपुट प्रोसेस करके आपको वापस कर दिया. तब मैं अपना बिल रेस करूंगा जॉब वर्क चार्ज का, वो रहेगा 25,000 रुपए का. लेकिन जो गुड्स में रिटर्न कर रहा हूं उसकी वैल्यू रहेगी 2 लाख रुपए की. So in this situation, there will be 2 documents. One is my invoice for my job work charges, and one will be my challan for returning inputs. दोनों के वैल्यू अलग होंगे. But e-way bill is required only for movement of goods and not for services. अब आप लोग जानते हैं इंटरस्टेट के लिए आपको e-way bill एप्लीकेबल हो जाएगा. एंड मोस्ट प्रोबेबली डेट दी गई है 21 फरवरी. अनऑफिशियल अनाउंसमेंट है, डोंट टेक इट एज ऑफिशियल अनाउंसमेंट, बट डेट आ गई है 21 फरवरी. समझो आज 21 फरवरी है एंड आई एम मूविंग गुड्स फ्रॉम भिवंडी टू यूरोप वाया JNPT पोर्ट. मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं मेरे भिवंडी गोडाउन से यूरोप वाया JNPT पोर्ट. नाउ एवरीवन विल एग्री दिस इज इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, करेक्ट. और आज 21 तारीख है, ई-वे बिल एप्लीकेबल होगा, प्रिज्यूम कर लेते हैं. तो क्या ई-वे बिल आएगा कि नहीं आएगा? इफ यू आस्क मी, ई-वे बिल इज नॉट एप्लीकेबल दो इट इज इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, इट इज इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स. मेरा गुड्स यहां से कहां जा रहा है? JNPT पोर्ट. पोर्ट से आगे मुझे मतलब नहीं है, बिकॉज ई-वे बिल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मूवमेंट विद इन द इंडिया. आउटसाइड इंडिया आई गॉट नो रिलेवेंस. टेक सेम एग्जाम्पल, मैं गुड्स भिवंडी से ही भेज रहा हूं यूरोप, बट वाया मुंद्रा पोर्ट इन गुजरात. इन दिस केस इट इज इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स. ई-वे बिल आ जाएगा 21 तारीख से. आई एम टेकिंग आई एम गोइंग वन स्टेप अहेड.
मेरी ऑफिस भिवंडी में है, भिवंडी से मैं गुड्स डिस्पैच कर रहा हूं अंधेरी शिप्स. Now when it is SEZ, you know it is interstate supply. But from Bhiwandi to Andheri ships, it is intrastate movement. I am not required to generate e-way bill till 1st May. One more example. From Gujarat, I am supplying to Andheri ships. Now it is interstate supply of goods as well as interstate movement of goods. E-way bill will be applicable from 21st February. Many times it happens कि आप लोग को गुड्स मूवमेंट हो रहा है, मालूम पड़ रहा है, बट यू आर नॉट इन ए पोजीशन टू फाइंड आउट कि इसका वैल्यू कितना है. बहुत सारे सवाल इसी पे आते हैं, सर गुड्स का वैल्यू नहीं मालूम है, हाउ डू आई जनरेट ई-वे बिल. इस सिचुएशन में इवन ICAI FAQ इज वेरी क्लियर. दे से यू ट्राई टू फाइंड आउट बेस्ट पॉसिबल वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज ऑल्सो ओके. इफ इट इज फॉर रीजन अदर देन सप्लाई, अगर मैं सप्लाई नहीं कर रहा हूं, अदर देन सप्लाई कर रहा हूं, तो मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे भी गुड्स मूव कर पाऊंगा. अगेन आई एम यूजिंग अदर देन सप्लाई. इफ इट इज सप्लाई देन यू नो वैल्यू ऑफ गुड्स. मेनी टाइम्स हमको ऐसा समझ में आता है कि सर्विस प्रोवाइडर है, उसको ई-वे बिल नहीं एप्लीकेबल है. और CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको ई-वे बिल एप्लीकेबल नहीं है. करेक्ट? वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग? चार्टर्ड अकाउंटेंट सेलिंग इज ओल्ड फर्नीचर, he is moving that old furniture जिसका वैल्यू 1 लाख रुपया है. ये विल एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल. सो व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, वेदर यू आर मूविंग गुड्स और नॉट, दैट इज द क्राइटेरिया. वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर, अब मैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं समझ लो वसई ब्रांच की नई बिल्डिंग बना के दे रहा हूं. मेरा कॉन्ट्रैक्ट है पूरा बिल्डिंग बनाने में, आई विल गेट 2 करोड़ रुपीज एज माई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट फीस. और उसके अंदर सीमेंट भी मेरा है, रेती भी मेरी है, सलिया भी मेरा है. नाउ फॉर दिस आई एम मूविंग सीमेंट फ्रॉम माई गोडाउन टू योर कंस्ट्रक्शन साइट. आई एम सर्विस प्रोवाइडर बट आई एम मूविंग गुड्स. मोमेंट आई मूव गुड्स, आई एम रिक्वायर्ड टू जनरेट ई-वे बिल. एक एग्जाम्पल लेते हैं. कंजाइनर इज इन औरंगाबाद महाराष्ट्र, कंजाइनी इज इन दाहनू महाराष्ट्र. गुड्स आर रूटेड थ्रू वापी गुजरात. कई बार ऐसा होता है कि ट्रांसपोर्ट हब से गुड्स मूव होता है. आपका ट्रांसपोर्टर दाहनू के लिए डायरेक्ट व्हीकल नहीं घुमाएगा, वो अपने हब से दूसरे हब पे व्हीकल घुमाता है. सो अगर आप देखने जाए तो दाहनू के नियरेस्ट हब जो है वापी में आता है, जो गुजरात है. सो औरंगाबाद से गुड्स पहले मूव होंगे वापी, और वापी से गुड्स मूव होंगे दाहनू, विच इज इन महाराष्ट्र. डू यू एग्री दिस इज इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स? Because I am selling from Maharashtra to Maharashtra. But what about movement of goods? Is it intra or inter? Is it intra or inter? Very basic fundamental. This is interstate movement of goods. Goods are routing through वापी. वापी में पकड़ लिया तो you are without e-way bill. These are the practical issues which you will face. जिनके बड़े बड़े क्लाइंट हैं, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, you will face this issue. और कई बार ऐसा होता है आपको मालूम भी नहीं है कि आपका ट्रांसपोर्टर गुड्स कहां से घुमा रहा है, कहां से रूट कर रहा है. एंड अनलेस क्लियर इंस्ट्रक्शंस आर गिवन, इट इज योर कार्गो विच विल बी डिटेन्ड. पेनल्टी आपको भरनी है. एंड ऑल दिस थिंग्स मेक्स GST मोर स्पाइसी. वन मोर थिंग, e-way bill is required for movement, that we know now. It is required for even intermediate movement. कई बार जो मूवमेंट है, दैट मूवमेंट इज नॉट फॉर फाइनल डिलीवरी. मैं अपना गुड्स वजन काटा पे भेज रहा हूं वजन करने के लिए. फ्रॉम माई फैक्ट्री गुड्स आर गोइंग टू वजन काटा. वजन काटा माइट बी 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई फैक्ट्री. दिस इज ऑल्सो मूवमेंट ऑफ गुड्स, दो नॉट फॉर फाइनल मूवमेंट. दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट मूवमेंट. फॉर ऑल दिस इंटरमीडिएट मूवमेंट ऑल्सो ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड. हम सर्विसेज से सुन रहे हैं कंजाइनर, कंजाइनी. हमने सुना हुआ है देयर इज समथिंग कॉल्ड कंजाइनर, समथिंग कॉल्ड कंजाइनी. इसका मतलब कहां है? कहीं कोई डेफिनेशन है कंजाइनर की? इफ यू सी कैरेज बाय रोड एक्ट 2007, दे हैव डिफाइंड कंजाइनर. कंजाइनर मीन्स अ पर्सन नेम्ड एज कंजाइनर इन गुड्स फॉरवर्डिंग नोट. गुड्स फॉरवर्डिंग नोट इज नथिंग बट LR, lorry receipt, by whom or on whose behalf
documents, goods or article covered by such LR are entrusted to common carrier for carriage thereof. इसका मतलब ये हुआ जो ट्रांसपोर्टर को गुड्स देता है वो आपका कंजाइनर है. Now why I'm asking this question, who is consigner? Because responsibility of generating e-way bill is on consigner who is causing movement of goods. जवाबदारी कंजाइनर की है, और अगर जवाबदारी में कंजाइनर से गलती हो गई तो कार्गो भी कंजाइनर का डिटेन होगा, पेनल्टी भी कंजाइनर ही भरेगा, और पेनल्टी बहुत ज्यादा स्टीफ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन every business trade we need to find out who is consigner. Otherwise consigner सामने वाले को लगेगा कि ये कंजाइनर है, उसको लगेगा कि भाई सामने वाला कंजाइनर है, दोनों जन ये बिल जनरेट नहीं करेंगे. इफ यू आर कॉट, गॉड कैन बी योर सेवियर. पेनल्टी इज 200%, 100% टैक्स, 100% पेनल्टी. एंड व्हेन आई से पेनल्टी, you cannot use your ITC, you have to pay this amount in cash. You have to route through electronic cash ledger. रात को 12 बजे गुड्स डिटेन हुआ तो पैसा कहां से लाओगे? अब सीए का प्रोफेशन भी चेंज होने वाला है. वी विल बी लाइक डॉक्टर्स. रात को 12 बजे फोन आएगा, समझ जाना आपका किसी क्लाइंट का कार्गो डिटेन हो गया, समवेयर इन केरला, समवेयर इन चेन्नई, समवेयर इन तमिलनाडु. सर तमिल वाले सर चले गए. That's why he was speaking in Tamil. Now, one basic question: whether consignor and supplier is one and the same in all cases? Can these two be different? Can you give me one example? I will give you one example. There is something called DDP shipment, delivered duty paid shipment. This happens only in case of import. अगर आपका shipment DDP है, it means foreign supplier will take care of delivery to your warehouse, to your factory in India. जो भी cost है सब वो आपका exporter झेलने वाला है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. This is called DDP shipment. Now, assuming I'm importing on DDP basis from say Australia, तो जो ऑस्ट्रेलिया में बंदा बैठा है, he is required to move goods all the way to my factory. All cost, all duty, all transportation charges will be borne by that Australian supplier. Now that supplier is in Australia, उसको ये भी लगता नहीं है. Goods Indian port पे आ गए, Indian port से आपके पास कैसे आएंगे? There will be someone called forwarder. He will be agent of your Australian party. This agent will be called a person who is causing movement of goods. Because ट्रांसपोर्टर को सब कुछ यही फिक्स करने वाला है. इस केस में सप्लायर ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, लेकिन आपका कंजाइनर है वो इंडिया में आपका एजेंट है. और ऐसे n नंबर ऑफ केसेस पॉसिबल है जहां कंजाइनर और सप्लायर दोनों अलग हो जाएंगे. जवाबदारी किसकी है? कंजाइनर हु इज कॉजिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स. अब कंजाइनर समझ लेते तो कंजाइनी भी समझ लेते हैं. बहुत सिंपल है, जिसका एलआर में नाम लिखा है एज अ कंजाइनी इज कंजाइनी. माय क्वेश्चन, वेदर कंजाइनी एंड रिसिपिएंट आर वन एंड द सेम? सर्टेन बेसिक्स आई एम टॉकिंग अबाउट. मैं कोई बड़ा डिफिकल्ट सवाल पूछ नहीं रहा हूं सर. आज मुझे बोला गया है कि 30 मिनट्स में खत्म करना है, नहीं तो चिट्ठी आएगी, और कोई भी ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं पूछने. तो वेदर कंजाइनी एंड रिसिपिएंट आर वन एंड द सेम? रिसिपिएंट हैज बीन डिफाइंड इन जीएसटी. एक एग्जांपल लेता हूं. अज्यूम कर लो आज मेरे किसी स्टाफ का बर्थडे है, आज हॉलीडे था, ऑफिस बंद थी, तो हमने ऐसा बोला ठीक है हमारे साथ सेलिब्रेट नहीं कर पाएगा मेरा स्टाफ, तो हमने मॉन्जिनिस में जाके एक केक बुक कर दिया कि भाई इस एड्रेस पे ये केक भिजवा देना. मॉन्जिनिस में से फैसिलिटी है वेयर यू कैन ऑर्डर केक एंड इट गेट्स ट्रांसपोर्टेड. अब इस केस में रिसिपिएंट कौन है, कंजाइनर कौन है और बेनिफिशियरी कौन है? मैंने बोला है कि ये केक ट्रांसपोर्ट कीजिए मेरे स्टाफ के पास जो भाईंदर में रह रहा है. मैं बैठा हूं अंधेरी में, मॉन्जिनी शॉप भी अंधेरी में है. Who is consigner, who is transporter and who is consignee, and who is recipient?
If you ask me recipient, as per GST, there is a definition of recipient, section 293 CGST. As per this section, who is obligated to pay is recipient. जिसकी पैसा देने की जवाबदारी है वो recipient है. And in this event, I am the recipient because I am supposed to pay. I have ordered the cake. But who is consignee? My staff. दोनों कंसेप्ट अलग है सर. हो सकता है मेरा रिसिपिएंट और कंसाइनी सेम रहेगा, हो सकता है रिसिपिएंट और कंसाइनी डिफरेंट रहेगा. और ये सब बेसिक्स है. अगर हमको ये नहीं मालूम है तो व्हाट वी नो इज क्लरिकल जॉब, ये बिल कैसे जनरेट करना है, लेकिन फंडामेंटल्स हमें मालूम ही नहीं है. एंड ऑफिसर्स आपके जो है उनको भी नहीं मालूम है, तो कई बार माइनस माइनस प्लस हो जाता है. बट लिटिगेशन के टाइम दिस विल बी योर सेवियर. और असेसमेंट करना, एडजुडिकेशन करना बहुत आसान है, बिकॉज आप ऑफिसर की कैबिन में जाके बात करते हो, यहां आपको रोड पे बात करना है. व्हाट डू यू मीन बाय कंसाइनमेंट वैल्यू? अभी एक्सप्लेनेशन 23 जनवरी के अमेंडमेंट में आया हुआ है, इससे पहले वो था भी नहीं. मैं रीड कर रहा हूं एक्सप्लेनेशन. कंसाइनमेंट वैल्यू मीन्स वैल्यू डिटरमाइंड in accordance with provision of section 15. I have underlined this word, section 15. Declared in an invoice, bill of supply or delivery challan. They have missed out bill of supply, bill of entry. Because in case of import, underlying document is bill of entry. It cannot be bill, invoice, bill of supply or delivery challan. Possible ही नहीं है. They have missed out. They will some और एक amendment आ जाएगा इसके लिए. Also includes all sort of taxes, your CGST, SGST, IGST and cess. This is the definition of consignment value. Sir, आप एक एग्जांपल लेते हैं. मैंने फ्री सैंपल भेजे हैं. आई एम सेंडिंग फ्री सैंपल टू माई गुजरात बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटर. उसका कंसिग्नमेंट वैल्यू कहां से लाऊं, कहां से वर्कआउट करूं? ये ऐसा होता है. आई एम रिक्वायर्ड टू सेंड गुड्स टू माई डिस्ट्रीब्यूटर्स. सैंपल बोलते हैं इसको. सैंपल पे आई नो हाउ टू रिवर्स माई आईटीसी और सबसे मुझे मालूम है. राइट नाउ मैं ईवे बिल पे हूं. कैसे ईवे बिल जनरेट करूं? हाउ डू आई फाइंड आउट वैल्यू ऑफ सैंपल्स? सर, इफ यू सी फर्स्ट लाइन, दे आर रिफरिंग टू सेक्शन 15. सेक्शन 15 हैज गॉट 5 सबसेक्शन. सेक्शन 15(4) talks about valuation rules. They have not said section 15 subsection 1. They have said section 15 and a पूरा सेक्शन. मुझे वैल्यूएशन रूल में जाके सैंपल का वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा. आई हैव गॉट रूल 27 to 32 इन वैल्यूएशन रूल. मुझे सबको कॉन्सिक्वेंशियली फॉलो करके वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा. हम लोग बहुत बार बोलते हैं डिलीवरी चलान. डिलीवरी चलान पे माल भेज दो. टुडे मॉर्निंग व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस सेमिनार, मैंने सर्च मारा, इज देयर एनी टर्म कॉल्ड चलान इन CGST एक्ट? एंड आंसर वाज नो. CGST एक्ट सेज प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स एंड रूल 55 ऑफ CGST रूल टॉक्स अबाउट डिलीवरी चलान. एक्ट में कहीं इसका नाम नहीं है. ये जो प्रिस्क्राइब हुआ है ये रूल में प्रिस्क्राइब हुआ है. 55 सब रूल 1. हम ये डिलीवरी चलान बहुत इंपॉर्टेंट है. मोस्ट ऑफ द टाइम आपके गुड्स मूव होने वाले हैं बेस्ड ऑन डिलीवरी चलान. तो लेट्स अंडरस्टैंड, कैन आई इशू डिलीवरी चलान ऐसे ही या देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन मी? सो 55(1) gives me 4 instances where I can issue delivery challan. One instance is transportation of goods for job work. So अगर मैं जॉब वर्क के लिए माल दूंगा तो मुझे डिलीवरी चलान इश्यू करना है. ये मुझे मालूम है एक्सेस में भी अलाउ था. एक्सेस में ये होता था. Clause C is very important. Transport of goods for reason other than by way of supply. और आप जानते भी हो, e-way bill is for supply and as well as for reason other than supply. So if you are moving goods for reason other than supply, you are required to generate delivery challan. अब बहुत सारे लोग डिलीवरी चलान इश्यू करते हैं लेकिन उसमें अमाउंट नहीं लिखते. करेक्ट? Rule 55(3) says, where goods are being transported on delivery challan in lieu of invoice, same shall be declared as specified in Rule 138. यानी आपको यहां अमाउंट लिखना पड़ेगा. बहुत क्लियरली उन्होंने रूल ऐड किए गए.
आपका डिलीवरी चलान है, कल ही हमें एक केस मिला, डिलीवरी चलान पूरा था लेकिन डिलीवरी चलान के कंटेंट्स प्रॉपर नहीं थे, जूना एक्सेस का चलान था। गुड्स हैव बीन डिटेन्ड एट दहीसर, पेनल्टी लगा रहे 100+100। जॉब वर्क का केस था, देयर कैन नॉट बी एनी केस ऑफ फ्रॉड और मिसस्टेटमेंट, खाली एक मिस्टेक मिली हुई है, डिलीवरी चलान है बट फॉर्मेट जूना है। वी कैन ऑलवेज आर्ग्यू सर छोटा सा चेंज है, दिस इज प्रोसीजरल लैप्स, बट ऑल दिस थिंग्स यू कैन आर्ग्यू एट सेस्टाट लेवल। आपका सुपरिटेंडेंट को ये सब समझ में नहीं आता है, उसको एक मिस्टेक मिल गई, यू विल हैव इट। 55(4) बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम रीडिंग दिस, वेर गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड आर फॉर पर्पस ऑफ सप्लाई। जो पहला बताया था वो पर्पस अदर देन सप्लाई था, दिस इज फॉर पर्पस ऑफ सप्लाई टू द रिसिपिएंट, बट टैक्स इनवॉइस कुड नॉट बी इश्यूड at the time of removal of goods for the purpose of supply. Supplier shall issue tax invoice after delivery of goods. यानी ये रूल ऐसा बोलता है कि अगर आप सप्लाई कर रहे हो और कोई कारण सर आप इनवॉइस जनरेट नहीं कर पाए, देन यू कैन जनरेट इनवॉइस लेटर ऑन ऑल्सो, बाद में भी आप कर सकते हो। डज इट मीन कि मेरे पास इनवॉइस नहीं है, इनवॉइस मैं जनरेट नहीं कर पा रहा हूं तो मेरा गुड्स ऐसे ही चला जाएगा, और आई एम रिक्वायर्ड टू अकम्पनी इट विथ डिलीवरी चलान, सो मुझे इस केस में डिलीवरी चलान देना पड़ेगा। लेकिन वर्ड्स देखिए, कुड नॉट बी इश्यूड। कुड नॉट बी इश्यूड का हिंदी मतलब समझेंगे तो कोई कारण सर मैं इश्यू नहीं कर पा रहा हूं, देयर हैज टू बी इनेबिलिटी ऑन माय पार्ट। ऑफिसर कैन ऑलवेज आस्क, ही कैन गो इनटू योर रीजन और पूछेगा भाई व्हाट वाज द रीजन व्हाई यू कुड नॉट इश्यू इनवॉइस। मेरा अकाउंटेंट मेरे पास नहीं था, दैट कैन नॉट बी द रीजन। देयर शुड बी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी फोर्सिंग सप्लायर नॉट टू इश्यू इनवॉइस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। यानी जब सप्लाई है, मेक श्योर पॉसिबल है तो इनवॉइस जनरेट कीजिए, अदरवाइज बी रेडी टू आंसर दिस क्वेश्चन। 55(1), 55(2) में उन्होंने फॉर्मेट दिए हुए हैं डिलीवरी चलान के, जैसे इनवॉइस का फॉर्मेट है वैसे उन्होंने डिलीवरी चलान कंटेंट्स दिए हुए हैं, फॉर्मेट भले नहीं दिया है, वो 11 कंटेंट्स चाहिए आपको, और ये 11 कंटेंट्स आपके स्टूडेंट को बराबर याद है, उसको भले पूरा जीएसटी एक्ट याद नहीं रहेगा, ये 11 कंटेंट्स याद है। अगर एक में भी मिस्टेक मिली, एक बेसिक स्टेटमेंट कर रहा हूं, लेट अस सी वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। गुड्स और कंसाइनमेंट subject to e-way bill can move without invoice in qualifying situation but cannot move without e-way bill। यानी मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ऐसे गुड्स जिसमें e-way bill की एप्लीकेबिलिटी है वो इनवॉइस के बिना एक बार मूव हो जाएगा, इनवॉइस के बदले में क्या लगा दूंगा, डिलीवरी चलान, बट मैं e-way bill के बिना कुछ मूवमेंट नहीं कर पाऊंगा, e-way bill तो चाहिए ही चाहिए मुझे। आई हैव गॉट डिलीवरी चलान इंस्टेड ऑफ इनवॉइस, बट देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू e-way bill। और एक इंस्टेंस से इनडायरेक्टली जहां एक्ट आपको अलाउ करता है कि यू कैन इश्यू डिलीवरी चलान इनडायरेक्टली। आई एम ऑन डेफिनेशन पार्ट, सेक्शन 232 कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स विच इज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड कंटिन्यूअसली ऑन रिकरेंट बेसिस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, वेदर और नॉट बाय मीन्स ऑफ वायर, केबल, पाइपलाइन और अदर कॉन्ड्यूट, एंड फॉर विच सप्लायर इनवॉइसेस रिसिपिएंट ऑन अ रेगुलर और पीरियोडिक बेसिस। आपके घर में न्यूज़पेपर आता है? आता है। डू यू गेट इनवॉइस ऑन अ डेली बेसिस? व्हाई? इट इज कंटिन्यूअस सप्लाई। यू आर गेटिंग मिल्क, गुड्स है, बिकॉज ऑफ दिस बीइंग अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, supplier is not required to generate invoice on a daily basis। इस केस में आप डिलीवरी चलान से माल भेज पाओगे। इसके अलावा पूरे एक्ट में हमने सर्च किया, हमको कहीं भी ऐसा कुछ नहीं मिला कि सप्लाई है और आप विदाउट इनवॉइस आप गुड्स मूव कर पाओगे। अगर आपको मूव करना है तो देन यू टू शो रीजन व्हाट वाज प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम जनरेटिंग इनवॉइस।
एक नया रूल लेके आए हैं 55A, ये भी 23 जनवरी को आया हुआ है। जब ईवे बिल पोस्टपोन होगा तो बहुत क्लाइंट लोगों ने बोला बहुत अच्छा हो गया। क्या रियली पोस्टपोन हुआ है? Whether officer can intercept your vehicle today and ask for invoice? Can he ask for delivery challan? So what is postponed? Only generation and production of e-way bill, nothing else. And mind well, this provision was there from 1st July. ये कोई आज provision नहीं आया हुआ है. But 55A आने के बाद और उनके हाथ strong हो गए. 55A I am reading. Heading of this rule is tax, invoice or bill of supply to accompany transport of goods. The person in charge of conveyance shall carry a copy of tax invoice or bill of supply issued in accordance with provision of rule 46, 46A or 49. In case when such person is not required to carry e-way bill under this rule. ये 3 लाइन का जो डेफिनेशन है, या मैं इसको फिर से पढ़ता हूं। पहले उन्होंने कहीं वर्ड यूज किया कॉपी, मैंने रेड हाईलाइट किया कॉपी। व्हाट डू मीन बाय कॉपी? कैन आई कैरी कॉपी ऑफ इनवॉइस? जेरोक्स कॉपी चलेगा? जेरोक्स कॉपी तो चलता नहीं है। देन व्हाई दे आर यूजिंग वर्ड कॉपी? दिस मीन्स ट्रांसपोर्टर्स कॉपी। डिलीवरी चलान और इनवॉइस में कॉपी है, ओरिजिनल फॉर रिसिपिएंट, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, सो दे आर रिफरिंग टू ट्रांसपोर्टर्स कॉपी. They are not referring to Xerox copy. Person in charge means driver. Shall carry copy of invoice of the tax invoice or bill of supply. Tax invoice कभी issue करते हैं? Can I issue tax invoice for exempted goods? Can I issue bill of supply for that? अगर ये रूल, अगर यहां टैक्स इनवॉइस आया है, इसका मतलब क्या है? और लास्ट लाइन देखिए, इन केस वेयर सच पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू कैरी ई-वे बिल. आज के दिन में आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू कैरी ई-वे बिल. आज के दिन में मैंडेटरीली आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू कैरी ई-वे बिल. वॉलंटरीली मैं कर लूंगा, अच्छी बात है. इट मीन्स अंडर 55A आज के दिन में ऑफिसर कैन आस्क यू टू प्रोड्यूस इनवॉइस और डिलीवरी चलान और बिल ऑफ सप्लाई. लेकिन डिलीवरी चलान गायब है इसके अंदर से. If you see this rule, I have copied verbatim. डिलीवरी चलान भी लिखा नहीं है. Does this mean कि मेरा exempt goods होगा तो मैं डिलीवरी चलान इश्यू नहीं कर पाऊंगा? ऐसा कोई प्रोविजन पहले तो था ही नहीं. The rules have been drafted in such a manner, it creates more issues than resolve. और ये रूल 3 बार अमेंड हो चुका है अभी तक सर. एक बार पूरा रिप्लेस भी हो चुका है, फिर भी ऐसी हालत है ये. And this gives wide power to officer to interpret as he likes, and his interpretation will always be against SSC. So आज के दिन में ई-वे बिल नहीं है, लेकिन आपको डिलीवरी चलान और इनवॉइस के बिना गुड्स अगर आप बाहर निकाल रहे हो, इट कैन बी इंटरसेप्टेड. ई-वे बिल की पेनल्टी नहीं लगेगी, बाकी पेनल्टी तो है, 122 सेक्शन तो है. Minutes more. Okay. This could be the reason of supply. There are 3 tables here. I am reading table number 1, outward table. Outward can be for supply, can be for export, can be for job work. It can be for recipient not known. मैं अपनी फैक्ट्री से गुड्स निकाल रहा हूं, मार्केट लेके जाऊंगा, किसको बेचूंगा मालूम नहीं है. तो बोलोगे सर कंजाइन नहीं मालूम नहीं, ये विल नॉट एप्लीकेबल. बट इवन इफ रिसिपिएंट इज नॉट नोन, यू आर रिक्वायर्ड टू जनरेट ई-वे बिल. राइटिंग नेम ऑफ कंजाइनीज नहीं मालूम एंड GSTNS URP. यू कैन पुट एनी नेम, बट आपको ये बिल जनरेट करना पड़ेगा. Even if I am sending goods for exhibition, exhibition में डिस्प्ले करने वाला हूं, बेचने वाला हूं ही नहीं सर. And that exhibition is happening in Maharashtra only, leave aside Gujarat. Even for such moment, I am required to generate e-way bill.
इवन फॉर माई ओन यूज, मेरे खुद के यूज के लिए भी अगर मैंने गुड्स मूवमेंट किया, मुझे ये बिल जनरेट करना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो छोड़ ही दो। क्वेश्चन अराइज whether e-way bill is required for intrastate transfer, intrastate branch transfer। मेरे यहां से बोरीवली ब्रांच में मैं गुड्स ट्रांसफर कर रहा हूं। यस, मेरी फैक्ट्री एक भाईंदर ईस्ट में एक भाईंदर वेस्ट में है, डिस्टेंस 1 किलोमीटर का है। whether e-way bill is required, क्यों नहीं? 10 किलोमीटर का रूल ये नहीं बोलता है सर, 10 किलोमीटर का रूल और कुछ है। इवन फॉर हाफ अ किलोमीटर आपको ई-वे बिल बनाना पड़ेगा। इफ यू आर यूजिंग मोटराइज कन्वेंस, ई-वे बिल इज मस्ट। अगर आप हाथ में कैरी करके जाओगे, देन यू गेट एसकेप रूट, अदरवाइज मस्ट। हाई सीज सेल, ई-वे बिल रिक्वायर्ड? आंसर इज नो, बिकॉज हाई सीज हैपेंस बिफोर कस्टम क्लियरेंस। After custom clearance, when you get bill of entry, provision of e-way bill will be made applicable to you. Before that, you don't know value. So my another question, I am moving goods for export. It is export movement. I am sending goods from here to JNPT port and from JNPT port to say ship. So whether for movement, we recognize presence of WRC chairman C. Vishnuji Agarwal. Welcome, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. So I am moving goods from buffer yard to port. मैंने बफर यार्ड से गुड्स पोर्ट पे घुमाया हुआ है। Whether e-way bill is required? जो कंसेशन आपको इंपोर्ट में दिया गया है वो एक्सपोर्ट में नहीं है। So buffer yard से port, buffer yard is a place where you can put your cargo for the purpose of export. Because आपको मालूम नहीं आपका शिप कभी लगेगा, आपका शिप लग सकता है 10 दिन के बाद, हो सकता है रास्ते में ट्रैफिक रहे, you may not take chance, you may transport your goods to buffer yard well in time. Goods move through pipeline, e-way bill required? Rule says not required. एक एग्जाम्पल लेते हैं। सर, आई एम कैरिंग कार्गो इन माई ओन कार। मैं अपनी गाड़ी में भाईंदर से लेके बोरीवली कार्गो छोड़ रहा हूं, वैल्यू 50,000 से ऊपर है, मेरी खुद की गाड़ी है, कोई ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व नहीं है। वेदर ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड? If it is required, because it's a motorized conveyance, then tell me, ट्रांसपोर्टर कौन है इसके अंदर? मैं तो कंजाइनर हूं। System gives you facility whereby you can designate yourself also as transporter. In this moment, you are consigner, you are transporter. आपका GSTN, आपका GSTN will be trans ID. You have to carry out some small process जो screenshot दिए हैं हमने, and once if you do it, you are the transporter, you are the consigner. So I will take last issue. I will talk about bill to ship to. I may take 3-4 minutes and I will conclude. ये जो बिल टू शिप टू का उन्होंने रूल में बताया हुआ है, FAQ में बताया हुआ है, this is not workable. But since every time we get query on bill to ship to, we thought चलो एक बार बोल लेते हैं. But again with a caveat, whatever they are saying is not practicable. It cannot be worked upon. Now bill to ship में दो टाइप होते हैं. एक होता है सप्लायर सूरत में बैठा है, मेरी हेड ऑफिस कालबा देवी में है, उसने ट्रांजैक्शन किया, हेड ऑफिस ने ट्रांजैक्शन किया सप्लायर से, और गुड्स मूव होंगे भिवंडी गोडाउन में. सो बिलिंग विल हैपन ऑन कालबा देवी एड्रेस, बट शिपिंग विल हैपन ऑन भिवंडी एड्रेस. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बिल टू शिप टू. बट ये बहुत आसान है, इस केस में कोई ज्यादा इश्यू नहीं है. सप्लायर जब बिल बनाएगा दोनों एड्रेस लिखेगा, बिल टू शिप टू दोनों लिखेगा, कालबा देवी एज वेल एज भिवंडी. लेकिन जब वो ई-वे बिल बनाएगा तो वो बनाएगा भिवंडी के एड्रेस पे.
because goods are actually moving from Surat to Bhiwandi. No confusion, we are okay with this. He will write distance of Surat to Bhiwandi. I am taking a step ahead now. In this example, all three parties are not related. They are not distinct entity. All three are separate. Supplier is somewhere at Kalba Devi in Maharashtra. Instructing party, जिसको बोलते हैं bill 2, is in Surat, Gujarat. An actual recipient is somewhere in Erode, Tamil Nadu. And ये तीनों तीन segment known है इस movement के लिए. Textile industry का movement ऐसा ही चलता है. Now, for this, how to generate e-bills? FAQ says, since you will have two invoice, generate two e-bills. ये दो invoice कैसे आएंगे? First invoice will be raised by Kalba Devi supplier और Kalba Devi consignor to Surat party. ये 10(1)B का केस है, GST 10(1)B. और उसी लाइन पे आप e-bill भी बना के रख दीजिए. Again FAQ says, second invoice will be from Surat party to Tamil Nadu party. This is deemed movement. For this deemed movement also, you generate invoice and on same line generate e-bill. We are here, till this stage we are also okay. Now we have got issues here. मेरा ट्रांसपोर्टर कालबा देवी में बैठा हुआ है, जहां मैं रहूंगा वहीं मेरा ट्रांसपोर्टर रहेगा. Transporter needs to have two invoice copy original and two e-bill copy. अब मेरा कॉपी मैं ट्रांसपोर्टर को दे दूंगा, मेरा e-bill भी मैं दे दूंगा. जो सूरत वाली पार्टी है उसका e-bill भी मुझे मेल से आ जाएगा, मैं उसको उठा के प्रिंट आउट करके दे दूंगा. हाउ डू आई हैव ओरिजिनल कॉपी ऑफ सूरत पार्टी एट कालबा देवी? डू आई नीड टू सेंड माई पर्सन एवरी टाइम? ट्रेन में भेजो या फ्लाइट में भेजो, जब तक वो आएगा नहीं, आई कैन नॉट स्टार्ट माई मूवमेंट. Is it practically possible? There is a via media. There is a system called IRN. I can upload my invoice in GST INV1 on my portal and I will generate something called IRN. मुझे एक नंबर मिलेगा. वो नंबर अगर मैं ऑफिसर को दिखाऊंगा तो I need not carry original copy of invoice. Officer on his system, on his portal can find out based on IRN कि ये गुड्स कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है. तो अगर ये फॉलो करना है तो कंपलसरी आपको आयरन नंबर लेना पड़ेगा, एंड दैट इज क्वा बिल. हर एक ट्रांजेक्शन पे आपको आयरन नंबर लेना पड़ेगा. चलो ये इश्यू सॉल्व कर लिया. अब आप देखिए, आप जो e-bill बिल बना रहे हो वो आप बना रहे हो कालबा देवी टू सूरत एंड सूरत टू इरोड. तो ऑब्वियसली डिस्टेंस भी आप ऐसे ही लिखोगे, लेकिन गुड्स मूव हो रहा है कहां से? कालबा देवी से इरोड. अब अगर मैं डिस्टेंस कम लिखता हूं तो मेरी वैलिडिटी पीरियड कम हो गई. यहां से इरोड 2000 किलोमीटर है, जबकि सूरत से इरोड 1800 किलोमीटर है, तो मेरे 2 दिन कम हो गए. अगर ये 2 दिन कम हो गए फॉर एनी रीजन, इफ माई वैलिडिटी गॉट एक्सपायर्ड, मुझे कमिश्नर को एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी या मुझे गुड्स वापस लाने पड़ेंगे. बोथ केस नॉट फिजिबल. अज्यूम ये इतना दर्द भी मैं ले लेता हूं. थर्ड रीजन इज ट्रेड रीजन. मेरा ट्रांसपोर्टर 2 इनवॉइस कैरी करेगा, 2 e-bill कैरी करेगा. जो अल्टीमेट रिसिपिएंट है वो ट्रांसपोर्टर को 500 रुपया देगा और बोलेगा दोनों इनवॉइस की कॉपी मुझे दे दे. आपके पूरे सीक्रेट खत्म हो गए. इंस्ट्रक्टिंग पार्टी ने कितना कमाया है सामने सामने मालूम पड़ जाएगा. नेक्स्ट डे से इरोड वाली पार्टी सीधा फोन करेगी मुंबई वाली पार्टी को, सर लेट्स डील, वी डोंट वांट सूरत पार्टी इन बिटवीन. इफ अगर आपके रिसिपिएंट को आपका कॉस्ट मालूम पड़ जाएगा, डू यू थिंक ही विल डील विथ यू? एंड यू आर एक्टिंग एज ए इंटरमीडियरी, यू आर नॉट डूइंग एनी वैल्यू एडिशन. बिल टू शिप टू इज नथिंग बट अ इंटरमीडियरी डील. सूरत वाली पार्टी को मालूम है कि कालबा देवी से मुझे गुड्स मिलेगा और सूरत वाली पार्टी को मालूम है कि इरोड वाली पार्टी को ये गुड्स चाहिए. फॉर दिस नॉलेज ही इज गेटिंग कमीशन, he is getting margin, and that margin can be sometime 20% also. If all this is leaked to my ultimate recipient, do you think he will deal with me? Tomorrow he will start negotiating. He will say, sir 2% margin रखना है तो ठीक है, बाकी जयराम जी की. This is the practical issue we are facing in bill to ship to.
There are many other issues, but we have to complete our session within the dynamics of time. Thank you very much for your patient listening. Thank you.